हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित पेट एग्जाम की जो डेट भी आ चुकी 6 से 7 सितंबर लगी हुई है, उससे संबंधित घटना चक्र की इस बुक से सबसे पहले मैंने इसकी जो थ्योरी बुक अलग से निकली, उसका थ्योरी वाला सेशन आप सभी लोगों को दे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आज हम लोग इसी पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए उनसे संबंधित इसी बुक का दो बुक है, तीन बुक वैसे निकाली गई हैं घटना चक्र के द्वारा। तो आप सभी लोग जा करके मार्केट से इस बुक को परचेज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखेंगे घटना चक्र की इस बुक में एक है आपके इसमें पेट से संबंधित 70 आपके यूपी ट्रिपल एससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र हैं, जिनमें से सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखना और अपने दोस्त मित्र तक शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने, मैंने थ्योरी भी आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं आपके पीवाईक्यू से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी। अगर पहली क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाकर के जरूर देखें। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से संबंधित है। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, कहा गया निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया। तो आप कहोगे बंगाल विभाजन के निर्णय को। किसको माना गया? तो बंगाल विभाजन के निर्णय को। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहते हैं व्याख्या भी देख सकते हो कि दिए गए 1905 में कब अगर पूछ लिया जाए तो 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया। दूसरा है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो किसके? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय। कब? स्वदेशी। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? अच्छा, इधर से ठीक है, अब मैं समझ पाई हूँ थोड़ा सा। चलो, तो आप कहोगे स्वदेशी। ठीक है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, कौन सा झंडा? तो आपका तिरंगा झंडा जो है, तिरंगा झंडा जो लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और आपके राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए। यही प्रश्न 7 अगस्त 1905 से संबंधित आपके अभी आरओ में भी प्रश्न पूछा गया था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल से संबंधित कहा गया बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र या आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे वंदे मातरम आंदोलन। याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। आगे देखते हैं, कहा गया है कि यहाँ पर अगला जो है आप सभी के बीच में कहा गया बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र या आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसे वंदे मातरम किस नाम से? आपके वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कहा गया 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे बंबई में। ये भी प्रश्न आरओ के पेपर में अभी हाल फिलहाल पूछा गया है ना। तो आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कहा गया है, अब देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या अच्छी सी दी गई, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते। कहा गया 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम के प्रयत्नों के साथ एक संस्थान, कहा गया इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन या संघ की स्थापना की। इसे यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों या आपके प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बंबई में इंडियन नेशनल
नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर इस संगठन का नाम पर बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अगर पूछ लिया जाए कि ये आपके इंडियन नेशनल यूनियन या आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसका नाम आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा? तो दादा भाई नौरोजी के सुझावों पर रखा गया था। आगे देखो, कहा गया आपके अगला प्रश्न है, एलन आपके एक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया, तो आप कहोगे 1884 में किया था। तो ए ओ ह्यूम ने कब आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? तो 1884 में किया था। अगला है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। कब? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसी गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसे गाने में कितना? 52 सेकंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। कब? तो ये डेट याद रखनी है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के बीच में है, देखेंगे। कहा गया जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आप कहेंगे आपके 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पर गाया गया था? तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, व्याख्या सहित आपको मैंने बता दिया। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका लखनऊ समझौता हुआ है ना, 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट करके बताना जरा, इसकी अध्यक्षता किसने किया? अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन रहे? कमेंट करना है आपको। अध्यक्षता किसने की? कमेंट करेंगे। कहा गया 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया और तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार जी ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक साथ आए और जिसके लिए तिलक और एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। अब आप गरम दल के 3 नेताओं के नाम और नरम दल के 3 नेताओं के नाम बताएंगे क्योंकि मैंने थ्योरी में इनकी चर्चा ऑलरेडी कर दी है। 1916 कहा गया दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कहा गया संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे लखनऊ में हुआ था। कहां पर? लखनऊ में हुआ था। आगे देखते हैं। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला कब किया? लखनऊ पैक्ट में किया। कब? तो आप कहेंगे 1916 के लखनऊ पैक्ट में किया। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघ के लिए एक साथ आने का फैसला किया। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व या अध्यक्षता की गई? ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया थ्योरी में। तो एकमात्र एक की गई। कमेंट करोगे वो कौन सा अधिवेशन है। आगे तो मैं बता ही दूंगी लेकिन आप कमेंट करते चले, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। कहा गया महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 में बेलगांव। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे दो। कहा गया महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगाम की अध्यक्षता किए थे।
अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताएं जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। यह प्रश्न अभी हाल फिलहाल आरओ के 27 जुलाई के दिन पूछा गया है ना, आरओ का जो पेपर हुआ है, तो लाहौर अधिवेशन में। कहां पर? लाहौर अधिवेशन पर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन पर। आगे आते हैं। कहा गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कब हुआ? तो आप कहोगे 1929 में। स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, क्या किया? मुख्य लक्ष्य घोषित करने किया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, याद रखोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सुभाष चंद्र बोस ने यह वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो सुभाष चंद्र बोस, इनसे भी संबंधित प्रश्न आरओ में आया था। 1938 में बने थे पहली बार। कब बने? 1938 में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वो अध्यक्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, है ना। तो इन्होंने इसमें किसको हराया था? यह प्रश्न पूछा गया था, तो पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया था। आ जाइए। कहा गया जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। और पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया गया था। तो यही से सुभाष चंद्र बोस और आपके महात्मा गांधी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ था, है ना, लेकिन फिर बाद में सब संभल गया था। आइए। कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। कहा गया बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ये भी प्रश्न अभी आरओ के प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। कब किए थे? तो आप कहेंगे 1887 में। 1900 ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अब आता है आपका अगला टॉपिक, और वो टॉपिक कुछ इस तरह का है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका होगी? मैंने थ्योरी भी पढ़ाया है, टॉपिक वाइज पढ़ाया, और फिर उसी टॉपिक वाइज से आपके पीवाईक्यू हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया। तो कौन सा? स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का आपके पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था तथा भारत में बने माल का आपका अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन 1905 में आया। कब हुआ? 1905 में। कहा गया ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो लागू करने की घोषणा कब की गई थी? तो देखिएगा, आप कह सकते हैं कि लागू करने की 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त है। देखिए अब यहाँ पर डेट क्या है? कहा गया तत्कालिक गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 मिलती है,
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, है ना। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना उत्तर यहाँ पर क्या माना था, 19 जुलाई 1905 माना था, तो हम लोग भी यही मानेंगे। आगे आते हैं। कहा गया लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था। नहीं शब्द पूछा गया, नहीं था, तो आप कहेंगे ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ये नहीं था। ठीक है, बाकी सब थे। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, बांटो और राजनीति करो, है ना, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये सारी चीजें शामिल थे। देखिए कहा गया है कि ब्रिटिश राज के शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था, है ना। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के एक मकसद नहीं था कि ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन हो। ठीक है, अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में किया गया, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में होते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बंगाल विभाजन 1905 कब, 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ये प्रश्न आरओ में 27 जुलाई को पूछा गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई। आगे देखते हैं, कहा गया गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना कहाँ, किस नाम से, तो फिनिक्स नाम से किए थे। कहां पर, तो आपने दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने वर्ष 1904 में डरबन या दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना किए थे। ये भी आपका प्रश्न बनता है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पर, तो डरबन पहुंचे थे। कहां पर, डरबन में पहुंचे थे। 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कब पहुंचे थे, 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे, तो 1893 में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, तो आप बोलोगे 1893 में पहुंचे थे। ठीक है, आगे आते हैं। ये प्रश्न आपके लिए एकदम हल्का सा प्रश्न है, तो कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के आपके, कहा गया पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन के में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया। तो 1893 में गए थे, तभी ये हुआ था। कहा गया महात्मा गांधी 1893 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह पिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और आपके पीटर, कहा गया आपके मारिसबर्ग इस रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 फरवरी 1919 में की गई थी। महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। अगला है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, तो कौन सी पुस्तक थी, ये पूछा गया है प्रश्न आप सभी लोगों से। तो आप कहेंगे हिंद स्वराज में कहा गया है। किसमें, हिंद स्वराज में। तो आप इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। हिंद स्वराज में क्या कहा गया, ब्रिटिश कहा गया है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद को बांझ और वेश्या कहा गया है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना है। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना है। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है और यूपी ट्रिपल एससी पेट में ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं।
तो आप सभी लोग याद करके रखेंगे। आगे आते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले कहा गया, महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने लिखी। किसने? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, ये पूछा गया। तो कहा गया किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज और सत्यता, ये महात्मा गांधी के मार्ग हुआ करते थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में अहिंसा, परहेज तथा सत्यता निहित है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना सत्याग्रह के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। आगे देखो, कहा गया 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का में एक बड़ा विद्रोह था। ये कहां पर हुआ था? चंपारण में। कहां पर? चंपारण में। कहा गया 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने राजी कराया था। ये कहां पर मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कहा गया 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो आपके बिहार राज्य में। कहां पर? तो आप कहोगे बिहार राज्य में। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये होने वाला है, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते चले, है ना, अपने दोस्तों तक जरूर इस चैनल के बारे में बताते चले। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? तो चंपारण। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कहा गया चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा ऐसा था जिसमें नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे देखेंगे, कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं उनके घटित होने के क्रम से मिलान कीजिएगा। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? ठीक है, महात्मा गांधी ने, कहा गया आपके ओखली की यात्रा कब की? गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया कब से? अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल हुई कब से? तो अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल कब से हुई? तो आप सभी लोग बताएंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? आप सभी लोग बताएंगे। सी आंसर। हाँ, बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो आप कहेंगे पहले का डी 1928 में होता है। कब? 1928 में। और आप कहें महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की? तो आप कहेंगे यहाँ पर 1946 में किया था। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कब किया? तो आप कहोगे गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? तो आप कहेंगे 1921 से शुरू किया, है ना। अहमदाबाद में मिल मजदूर की हड़ताल 1918 में। केवल एक से मिलान कर लेना था, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा था, चौथे का बी। ठीक है, बाकी सब ओके ओके था। आगे आते हैं। तो आपने मिलान कर लिया होगा, अब तक मिलान कर लिया होगा, है ना। तो आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा फटाफट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कलकत्ता में। कब? 1920 में। कब? 1920 में। सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में आपके आश्वस्त किया।
1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, है ना, प्रतापगढ़ के जिले में किसान मार्च आपके किसके द्वारा? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक में लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो लुई फिशर ने, इंपॉर्टेंट है लुई फिशर। किसने? लुई फिशर। कहा गया है महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए कहा गया प्रतिवाद, आपके परित्याग और आपके स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण भी था। महात्मा गांधी ने भारत में स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते थे। तो आदर्श गांव की स्थापना, किसकी? आदर्श गांव की स्थापना की बात की गई थी। आगे आते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा कि महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सके। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पर आप कहेंगे शौकत अली, और कमेंट करेंगे एक और कौन मुसलमान थे, है ना। मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तो वहां पर पढ़ा रखा है। तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले महात्मा गांधी, डॉक्टर किसलू, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। मैंने थ्योरी में पढ़ाया और एक कौन मुस्लिम थे। जिन लोगों ने थ्योरी वाली पूरी क्लास देखी होगी सिर्फ वही लोग कमेंट कर सकते हैं। कहा गया भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य से मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए और इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे ओटोमन के नाम से। इंपॉर्टेंट है, 2023 के पेट में पूछा गया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तुर्की साम्राज्य को पहले ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का भागीदारी का विरोध किया था। ठीक है। कहा गया खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। भाई 6 से 7 सितंबर को आपका एग्जाम है तो तैयारी कर लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा, है ना। अब मत कहना कि कुछ छूट रहा है कुछ बच रहा है। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की या वर्तमान तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा का अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे या मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कहा गया कि खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलोगे आप सभी लोग? आप कहेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। किसके? हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। कहा गया खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का कार्य था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो आप कहोगे 1920 में, 1 अगस्त 1920 से। कहा गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे कि कौन कौन शामिल थे। कहा गया चोरी चौरा घटना कब हुई?
चोरी चौरा घटना कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी, है ना। लेकिन अब ऑप्शन में आपके 5 फरवरी तो आप ले सकते हो, ठीक है। कहा गया शहीद स्मारक चोरी चौरा के अनुसार चोरी चोरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और भारतीय इतिहास में यह चोरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। अभी इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और धीरे धीरे ये कारवां आपका शुरू हुआ और ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, कहा गया चोरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, बता दिया पहले, गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आप कहोगे फरवरी 1922 में। कब? 22 में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चौरा घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो चोरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया गया, ठीक है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? तो चोरी चौरा घटना के लिए स्थगित कर दिया, ठीक है। कहा गया 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा दी गई? तो 6 वर्ष की सजा दी गई थी, याद रखना। लेकिन बीमारी के कारण पूरे 6 वर्ष वहां पर नहीं गुजारे थे, ठीक है। आ जाइए, कहा गया 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष का साधारण कारावास की सजा दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे नमक कर के विरुद्ध आपका सविनय अवज्ञा शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया। नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण या कर या टैक्स लगा रखा था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो आप कहेंगे साबरमती में। कहां पर? साबरमती में। तो आपका नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ा, ठीक है, और यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू किया गया। कहा गया अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 बंद कर दिया? तो गांधी इरविन पैक्ट के समझौते के बाद। गांधी इरविन पैक्ट के समझौते के बाद 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के साथ हुई थी। कहा गया है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी हैं, मैडम कामा जी नहीं थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। 2022 के आपके पेट एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आप सभी लोग। कहा गया दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था और इसे केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण इनमें से कोई नहीं। कहा गया निम्नलिखित लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
कहा गया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, तो कौन सा ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह 12 मार्च को शुरू हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्री चेतावनी दिया। तो क्या किस रूप में दिया? तो क्या अगर रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना होगा, तो ये नहीं दिया गया था। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 से। कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपए की आपके स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी आपकी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगे शामिल थी। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, कागज निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तुम आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। क्या लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 अक्टूबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल एक सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। कहा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या आपके कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाते चलेंगे। ठीक है, ये आप सबके लिए अनिवार्य है कि आप लोग शेयर करते चलें। अब आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा आपके कहा गया उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहां से। कहा गया 1904 में, वर्ष 1904 में, ठीक है, वर्ष 1904 में, आगे आते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो BD सावरकर जी ने किया था। कब? 1904 में। किसने? BD सावरकर जी ने किया था। बाद में यही आपका मित्र बन चुका था ना, मित्र मेला। ठीक है, तो किसने किया था? तो BD सावरकर जी ने किया था। कहा गया 1904 में BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया। BD सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया? तो आप कहेंगे मित्र मेला नाम से जाना गया। किस नाम से? मित्र मेला नाम से।
कहा गया महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष कहीं 1920 दिया गया है। त्रुटिपूर्ण 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई थी। ठीक, आगे आते हैं। अब मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? मित्र मेला। और होम रूल लीग किसके द्वारा आयोजित हुए हैं? ठीक है, तो सभी लोग फटाफट मिलान करके बताओगे आप लोग क्या होगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा हो सकती है? कौन बताएगा? अच्छा, गदर पार्टी बता दो, मित्र मेला बता दो। चलो, मित्र मेला आप कहेंगे डी का 3, ठीक है, बीडी सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, तो सी का 3, तो आप क्या बोलेंगे? बीडी। और होम रूल एनी बेसेंट जी के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट जी के। गदर पार्टी किसके द्वारा? आप कहेंगे लाला हरदयाल जी के। और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या निकल कर आएगा? सी इज राइट आंसर। आगे आते हैं। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। आगे दो। कहा गया 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने किया था। किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस जी के द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप आपके मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो आप कहेंगे 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? तो गणेश घोष ने किया था। किसने? गणेश घोष ने। ठीक है, जिसमें क्रांतिकारियों ने कागज डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो गणेश घोष जी ने किया था। कागज चटगांव या किसी को चिटगांव ग्राम विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्य सेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा भी कहते हैं, के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। नाम याद कर लो। कहा गया पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। तो कहा गया है कि खुद्दीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो कौन थे? किंग्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। खुद्दीराम बोस का जन्म तत्कालीन आपके बंगाल प्रेसिडेंट में मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वो आपके रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना और 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का
प्रयास किया गया। लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए और फिर फांसी की सजा दे दी गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया था? तो आप कहेंगे किंग्सफोर्ड को। किसको? किंग्सफोर्ड को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो आप कहेंगे 1925 में। कब? 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस या इसी को काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ के पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजन लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। कौन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। आगे आते हैं। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो आप कहेंगे हरदयाल जी थे। कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी का नेता हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल इसके आपके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना जी थे। कौन थे? सोहन सिंह भाख। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध। इतिहासकार बिपिन चंद्रा की जो बुक भी आती के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन प्रारंभ होने के कारण बताए। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पराधीन कांग्रेस को भारत को कांग्रेस से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कागज निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंदी आपके मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो आप कहेंगे गदर पार्टी के नेतृत्व में। किसके? गदर पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है। हाँ तो भाई किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे गदर पार्टी के नेतृत्व में। आगे देखो, अगला प्रश्न आपका है गदर पार्टी के नेतृत्व में मंदी षड्यंत्र 1914 और 1915 में मंदी और सुकेत राज्यों में बैठ के हुई तथा मंदी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने, ब्यास नदी पर बने पुल को उठाने का निर्णय लिया गया था। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन हाउस संगठन में के भी संस्थापक रहे हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। कहा गया है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना लंदन में किए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे और लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को स्वयं को गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा,
उसके बाद आप सभी लोग, क्योंकि थ्योरी की भी क्लास पहले दी गई, फिर पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप जो भी बुक उठाना चाहोगे उठा सकते हैं और देख सकते हैं। कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेताओं और समाज सुधारक में से एक थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे भगत सिंह ने दिया। किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के क्षेत्र में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी, है ना। फेमस तो आपके भगत सिंह ने किया था, ठीक है। किसने? भगत सिंह। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो रचना किसने की, तो हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे हसरत मोहानी जी ने दिया, ठीक है। इसे फेमस भगत सिंह ने किया। कहा गया है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आरओ में पूछा गया था। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक भी रहे हैं। अब इसमें से मिलाना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी, सूर्य सेन जी, अरविंदो घोष जी और भगत सिंह जी। बताएंगे। सबसे पहले आप कुछ मिलाओ। सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार से, तो 2 का 3 कहा है, तो सब में कॉमन हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी किस कांड से जुड़े हुए या किस मामले से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना रहेगा। तो आइए मिलान करते हैं। तो आप कहेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड से, है ना। सूर्य सेन जी आप कहेंगे चटगांव से, ठीक है, चटगांव से, ठीक है। और आपके अरविंदो घोष जो थे वो आपके कहां से संबंधित थे? कौन बताएगा जल्दी से? अरविंदो घोष जी कहां से? तो आप कहेंगे अलीपुर बम मामला से। और भगत सिंह आपके लाहौर षड्यंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या बोलेंगे? बी इज राइट आंसर। आगे आते हैं। अगला देखिएगा। आप सभी लोग पहले इनको मिलान कर लो अच्छे से और अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड से, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार, अरविंदो घोष अलीपुर बम और भगत सिंह आपके लाहौर षड्यंत्र से। कहा गया अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो आप कहेंगे जतिन दास जी की। किसकी? जतिन दास जी की। किसकी थी? जतिन दास जी की। आगे देखें। कहा गया अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास के 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। कितने दिन के? 63 दिन के। अब आता है आपके विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, है ना। इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने से पहले इसकी पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी तो पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यहाँ से आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? तो यहाँ से संबंधित जितने प्रश्न उनके बारे में शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो चलो आ जाओ भाई। तो विधायी कहा गया विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जो आपके वीडियो एग्जाम 23 जून 2023 को पूछा गया है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और यहीं से आप सभी लोग अपना अपना सेशन, सबसे पहले क्या करना है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की।